हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम डेली बेस पे आपके लिए करंट अफेयर्स के लेक्चर लेकर आते हैं और ये करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में एक कदम सफलता की ओर ले जाने के लिए। तो आज 27 अप्रैल का करंट अफेयर देखेंगे जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो आइए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और देखिए कल हमने क्या हुआ, जाते जाते आपको क्वेश्चन दिया था कल के लेक्चर में। तो ये जिसने भी लेक्चर नहीं देखा है देख लीजिए, पुराने लेक्चर्स भी उठा के देखिए 6 महीने तक, जिससे आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो सके। जो हम ये करंट अफेयर्स के लेक्चर ला रहे हैं ये आपको पुराने ही देखने हैं, जिससे आपका करंट अफेयर का कोई भी टॉपिक ना छूटे। ऐसा नहीं है कि आज का ही करंट देखना होता है, पुराना नहीं देखना होता, आपको सारे करंट देखने होते हैं। तो ये ध्यान रखें। अब देखिए अटल टनल, सैरा टनल, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि लोकेशन पूछी जा सकती है, ये गेवरा माइन के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखें, इन चीजों को बार बार पढ़े समझे। बहुत छोटे से लेक्चर हैं, ज्यादा चीजें हम कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे हैं। जो अपने लेक्चर है इनको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखने की कोशिश करते हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सके। तो इस तरीके से आपकी तैयारी रहेगी तो आप क्या है लंबे समय तक चीजों को याद रख पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए ये है ये भाषा नेट पोर्टल है, तो इसके बारे में घंटों तक बातें की जा सकती है, पर वो आपके एग्जाम काम की नहीं है। जो आपके काम की है वो चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान NIH कहाँ स्थित है। तो ये वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी इज लोकेटेड। तो रुड़की, शिमला, गुवाहाटी या चेन्नई। तो आपको इसमें से इसका आंसर बताना है ये कहां पर लोकेटेड है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रुड़की में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आ जाइए आज के करंट अफेयर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर खबर है पहली, काइश, ये अगर ये बोले हैं तो ये कोरियन बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, रिसर्च सेंटर है, जिसने क्या है डेवलप करी है हाई पावर्ड फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरीज। तो ये इसमें क्या खास है, क्या अलग है। तो ये जो हाई पावर फास्ट चार्जिंग बैटरीज हैं ये सेकंडों में चार्ज हो जाएंगी, इनको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ ही सेकंडों में ये आपकी पूरी पूरी 100% तक चार्ज हो जाएंगे। अगर हम सोडियम आयन की बात करें तो अभी हम एट प्रेजेंट में कौन सी बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं लिथियम आयन, ठीक है। लिथियम आयन बेस्ड बैटरीज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो कि अगर हम बात करें तो काफी कॉस्टली पड़ती है और इनको चार्ज करने में भी काफी अधिक समय लगता है। तो ये जो सोडियम आयन बैटरीज है ये लिथियम आयन के मुकाबले में, एक तो हम सबसे पहली बात करें इनकी अवेलेबिलिटी, तो अर्थ पे 500 टाइम्स लिथियम आयन, जो लिथियम आयन मिलता है उससे 500 गुना ज्यादा ये अर्थ पर अवेलेबल है सोडियम आयन। तो इसकी क्या है अवेलेबिलिटी बहुत आसान रहेगी। अगर कोई चीज बहुत इजीली मिल रही है तो उसकी कॉस्टिंग भी बहुत कम हो जाएगी। जैसे ही अब क्या है इन्होंने क्या डेवलप तो करी है, पर अब धीरे धीरे क्या होगा इसके फेज चलेंगे, और जब ये पूरी तरीके से डेवलप होकर बनकर तैयार हो जाएगी और इसका इस्तेमाल हम करने लगेंगे, तो ये मानिए कि जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जहां पर बैटरीज का इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत जल्दी, बहुत उनकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी और इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आम आदमी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आसानी से खरीद पाएगा। तो ये एक रिवोल्यूशन क्रांति ला सकती है सोडियम आयन बैटरीज। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा जो प्राइस है वो बहुत जल्दी, जैसे प्राइस किस चीज की प्राइस, जो बैटरीज की प्राइस है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगी, हद तक कम हो जाएगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, एक तो फायदा क्या है, सोडियम आयन बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा ये हाई पावर्ड और फास्ट चार्जिंग बैटरीज भी हैं। तो ये क्या होगा बहुत जल्दी चार्ज होने के कारण इसका जो वियर एंड टीयर है बहुत आसानी से, मतलब आप उसको वियर कर सकते हैं। ये नहीं है कि बहुत लंबे समय तक लग रहा है। आप आपको क्या होगा 2 मिनट में आपकी चार्ज हो रही है गाड़ी, आप जहां जाना चाहे वहां चार्ज कर लेंगे, है ना। आसानी से ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी कर देगा, ये बैटरीज डेवलप हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कौन सा इंस्टीट्यूट है, कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये हाई पावर्ड हाई एनर्जी हाइब्रिड सोलर सोडियम आयन बैटरीज को डेवलप किया गया है। अब ये क्या है, ये सफलता संभावित रूप से ऊर्जा भंडार उद्योग में क्रांति ला सकती है और लिथियम आयन बैटरीज के लिए एक व्यवहार विकल्प उपलब्ध कर सकती है। अभी क्या है जितनी भी बैटरी इस्तेमाल हो रही है वो सब लिथियम आयन ही यूज हो रही है। अभी सोडियम आयन जैसे ही पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी तो ये मार्केट में एक रिवोल्यूशन लाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब सोडियम लिथियम की तुलना में कितना है, 500 गुना अधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो ये क्या होगा, अधिक सस्ता होगा, अधिक सुलभ होगा, तो ये आसानी से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सोडियम आयन बैटरीज को कम बिजली उत्पादन, सीमित भंडारण गुण और लंबे चार्जिंग समय जैसी सीमाओं का सामना करना पड़ता है ना, पड़ा है। क्या कह रहा है, सोडियम आयन बैटरीज को कम बिजली उत्पादन, अभी तक जो सोडियम आयन थे उसकी वजह से क्या होता था वो उसमें कोई रिवोल्यूशन नहीं आ पाया था, और जिसकी वजह से ये लिथियम आयन के मुकाबले में काफी ज्यादा बेकार बैटरीज थी एक तरीके से, क्योंकि ये क्या था
कम बिजली उत्पादन कर रही थी, जो बिजली का प्रोडक्शन था वो कम कर रही थी। इसमें जो भंडारण था, जो आप स्टोरेज कर सकते थे, वो उतना नहीं कर सकते थे, बहुत कम कर पाते थे। लिमिटेड क्वांटिटी में आप इसमें स्टोर कर पाते थे और बहुत लंबा अधिक चार्जिंग समय लगता था। अब ये जो इसके लूप होल थे, इसको खत्म करते हुए ये कोरियन एडवांस इंस्टीट्यूट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसका विकल्प, इसी को ही जो इसकी कमियां थी उसको दुरुस्त कर दिया है, और जिसकी वजह से ये एक हाई पावर्ड उच्च शक्ति हाइब्रिड बैटरीज बन गई हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये आपके आगे आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा रिवोल्यूशन ला देगा। अब देखिए नेक्स्ट खबर है यहाँ पर, फोर्थ सेशन ऑफ द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी नेगोशिएशन। तो देखो ये जो आप प्लास्टिक देख रहे हैं, प्लास्टिक जनरली क्या होता है, हम खा पी कर जो भी प्लास्टिक वेस्ट होते हैं उसको इधर उधर कूड़ा करकट में फेंक देते हैं। और प्लास्टिक के बारे में आप सभी जानते हैं कि भाई ये प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको डिकम्पोजिशन में कुछ कम समय लगता है, जिसको कुछ ऐसे होते हैं जिनको डिकम्पोजिशन होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, और कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो कभी भी डिकम्पोज होते ही नहीं है हमारे एनवायरनमेंट से। जो एक बार प्लास्टिक जनरेट हो गई तो वो अब हमें वो कई लाखों करोड़ों सालों के लिए यहाँ अर्थ पे रह जाएगा वो प्लास्टिक। तो इस तरीके से प्लास्टिक को अगर इससे वेस्ट करते रहेंगे, इधर उधर कूड़ा करते रहेंगे, तो इसकी वजह से जो प्लास्टिक पॉल्यूटेंट होता है और उससे हमारी जो अर्थ को कंटेमिनेशन हो रहा है, अर्थ डिग्रेड हो रही है, सोइल डिग्रेडेशन में एक प्लास्टिक का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसको ग्लोबल एक ट्रीटी लाने की बात की जा रही है, जिससे क्या होगा कि दुनिया भर के जो देश हैं सभी पर एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी अप्लाई कर दी जाएगी। अगर किसी देश के पास में इससे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट है तो उस पर क्या है, वो लीगल सैंक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। उसके लिए ये ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की वार्तालाप चल रही है, और इस तरह का ये फोर्थ सेशन हो रहा है। और नवंबर में, आने वाले जो नवंबर 2024 है, ये इसकी एक फाइनल सेशन होगा, उसके अंदर इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं ये प्लास्टिक ट्रीटी के बारे में। अभी तो और आर्टिकल्स आएंगे आगे, इसमें चलता रहेगा, पर भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ देता हूँ यहाँ पर। क्योंकि प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में बाध्यकारी संधि विकसित करने के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति, आपको समिति का नाम याद रखना, समिति का मतलब कमेटी, समिति नहीं, ये इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी हो गई, INC4। आपके एग्जाम में अगर ऐसा लिखा जाए INC4 क्या है तो आपको पता होना चाहिए, ये इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी की बात कर रहा है। उसका ये चौथा सत्र हाल ही में ओटावा कनाडा में शुरू हुआ था। तो ये वार्ता इस अंतिम दौर के उद्देश्य से मसौदा समझौता जो तैयार करना है वो सारी चीजें तैयार करी जा रही है, जिसका लक्ष्य क्या है, नवंबर 2024 में 5वां जो सत्र कंडक्ट किया जाएगा, वहां पर इसको अंतिम रूप दिया जाएगा इस संधि को, जिसके अंदर ये बात की जाएगी कि भैया जो पॉल्यूशन प्लास्टिक पॉल्यूटेंट है इसको किस तरीके से आपको करप्ट करना है, किस तरीके से रोकना है, किस तरीके से आपको जो प्लास्टिक का उत्पादन है, डिजाइन है, उसका निपटारण है, किस तरीके से किया जाएगा। पूर्ण रूप से जो प्लास्टिक का जीवन चक्र है उससे संबोधित करते हुए ये पूरी ट्रीटी बनाई जाएगी। ये प्लास्टिक का ओरिजिनेशन यहाँ से होता है और इसका डिकम्पोजिशन, इसको वैनिश यहाँ तक खत्म करा जाएगा, ये सारी चीजें इसमें मेंशन की जाएंगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगर हम पिछले सत्रों की बात करें तो उरुग्वे में INC1 हुई थी, फिर फ्रांस के अंदर INC2 हुआ था, और केनिया के अंदर INC3 हुआ था, और 4 कहाँ हुआ है, 4 ओटावा के अंदर हुआ है। ओटावा कहाँ है, कनाडा के अंदर है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखिए नेक्स्ट खबर है यहाँ से, आपके एग्जाम में मान लीजिए पिन कोड लिखा जाए, पिन कोड MH1718, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब मैं ये पूछता हूँ कि ये पिन कोड कहाँ का है। आपको सबसे पहले देता हूँ MP मध्य प्रदेश, दूसरा मैं बोलता हूँ महाराष्ट्र, ठीक है, ये महाराष्ट्र का है। तीसरा देता हूँ मणिपुर का, और चौथा देता हूँ नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आप ये बताइए इनमें से कौन सा आंसर टिक करके आएंगे कि अगर ये पिन कोड लिखा हुआ है MH1718, ये कहाँ का पिन कोड है, तो आप MP करके आएंगे, महाराष्ट्र करके आएंगे, मणिपुर करके आएंगे, या नन ऑफ दीज करके आएंगे। इसका आंसर क्या करके आएंगे, जल्दी से बताइए। अभी देखिए पिन कोड कहाँ का है, आप ये लोकेशन देखने की कोशिश करें सबसे पहले तो, ठीक है। ये फोटो लगी हुई है, क्या आपने, आप में से कितने बच्चों ने इस फोटो को देखते हुए ये सोचा कि भैया ये मणिपुर की लोकेशन लग रही है, या महाराष्ट्र की लोकेशन लग रही है, या MP की लोकेशन लग रही है, किस तरह का एनवायरनमेंट आपको दिखाई दे रहा है। देखो घरों की छत है वो कुछ इस तरीके की, जो ये V शेप वाली छत होती है, ये कहाँ पे बनाई जाती है, जनरली यहाँ पे बहुत हाई रेनफॉल, बरसात, स्नोफॉल, इस तरह की एक्टिविटीज होती है। और ये क्या है, स्नो सा नहीं दिख रहा आपको, बताओ, अब बताओ ये कहाँ पर हो सकता है। ये या तो मणिपुर मान सकते हो या महाराष्ट्र का क्या होगा, पर ये तीनों ही गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। क्यों, क्योंकि ये अंटार्कटिका का पिन कोड रखा गया। आज इसके बारे में देखते हैं एग्जाम में आगे क्या क्या है आपके लिए। देखो
भारत ने 1984 में अंटार्कटिका के दक्षिण गंगोत्री में अपना पहला डाकघर स्थापित किया था। ठीक है, तो कब किया था? 1984 में, अभी हाल ही में चर्चा में है, तो आपको पूरा पुराना भी पता होना चाहिए कि 1984 में अंटार्कटिका के दक्षिण गंगोत्री, जो गंगोत्री वाला रीजन है, वहां पर पहला डाकघर स्थापित किया गया था। एक वर्ष के भीतर डाकघर में कितने 10,000 से अधिक पत्र और मेल पोस्ट आए थे, और उसके बाद में ये क्या था, इस डाकघर को रद्द कर दिया गया था। फिर 1988-89 में दक्षिण गंगोत्री बर्फ डूब गया था और बाद में इसे निष्क्रिय कर दिया गया, पूरा पूरा दक्षिण गंगोत्री को ही निष्क्रिय कर दिया गया था। 26 जनवरी 1990 को अंटार्कटिका में मैत्री अनुसंधान केंद्र में एक और शाखा स्थापित की गई। फिर 1990 में यहाँ पर अंटार्कटिका में दूसरी शाखा कौन सी हुई? वो दक्षिण गंगोत्री हो गई और ये मैत्री शाखा हो गई, ऐसे याद रखना है। ठीक है, अंटार्कटिका में भारत के 2 स्थायी अनुसंधान केंद्र है, एक तो मैत्री 1989 में स्थापित किया गया और भारती 2012 में स्थापित किया गया, और ये जो दक्षिण गंगोत्री वाला रीजन है ये पूरा का पूरा डूब गया था। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो अंटार्कटिका में भारत के 2 स्थायी, है ना, 2 हमारे पास में क्या है, 2 ब्रांचेस हैं, तो पूरी तरीके से जो एक 1899 मैत्री स्थापित की गई थी और भारती 2012 में स्थापित किया गया था। अब जो नया पिन कोड है MH1718 1718, इसको याद कर लीजिए आप, MS है ना, MH 1718। तो लगभग 40 साल बाद डाकघर की दूसरी शाखा खोल रहा है और एक नया पिन कोड MH 1718 निर्दिष्ट किया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, कहाँ हो जाएगा, ये अंटार्कटिका का पिन कोड है, जो हमारे मैत्री और भारती जो रिसर्च सेंटर्स हैं यहाँ पर अंटार्कटिका के अंदर, है ना, तो अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पर इसका ये पिन कोड रखा गया है। तो जिसकी वजह से आपको ये चर्चा का विषय है और आगे चल के एग्जाम में आपसे अगर पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो पिन कोड है कौन सी जगह का पिन कोड है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट खबर देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट खबर है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। अगर हम बात करें, देखो साइबर क्राइम में इंडिया की रैंकिंग कौन सी है, तो इंडिया की रैंकिंग है 10th, मतलब इंडिया साइबर क्राइम नहीं कर रहा, इंडिया के ऊपर जो साइबर हमले हो रहे हैं उसमें दुनिया भर के ऐसे देशों की लिस्ट बनाई गई है जहां पर ग्लोबली साइबर जो हमले होते हैं उसमें हमारे भारत का कौन सा नंबर आता है, तो भारत का नंबर 10वां आता है जहां पर साइबर क्राइम किए जाते हैं, मतलब हमारे पर इंडिया के ऊपर हमले कर रहे हैं और इंडिया के अंदर हो रहे हैं, मतलब इस तरीके से साइबर क्राइम वाले केसेस सबसे ज्यादा कहाँ हो रहे हैं, तो वो देश भी आपको बताना है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले यहाँ पर इंडिया के बारे में देख लेते हैं। देखो, शोधकर्ताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराध के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत की पहचान करने के लिए विश्व साइबर अपराध सूचकांक बनाया है। और ये जो, अगर हम इसकी बात करें वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स की, तो ये सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय और मोनाश विश्वविद्यालय और साइंसेस पो के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें क्या हुआ, एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, उसमें उन देशों की पहचान की गई है जो साइबर आपराधिक गतिविधियों के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में उभर कर आए हैं। तो ये सूचकांक दुनिया भर के 92 प्रमुख साइबर अपराध विशेषज्ञों का सर्वेक्षण करके बनाया गया है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, तो सबसे पहला कौन सा हो गया, सबसे पहला रशिया हो गया, दूसरा यूक्रेन, तीसरा चाइना, चौथा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो शुरू के 4 तो पता ही होने चाहिए, और इंडिया का नंबर आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का नंबर कौन सा है, 10वां है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं इस लिस्ट के अकॉर्डिंग। रशिया, यूक्रेन, ये दोनों क्या है, रशिया के, मतलब यूक्रेन रशिया से अलग होकर अलग देश बना था। ठीक है, फिर चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आसान रहेगा, इनको याद रखना। अब देखिए साइबर अपराध के बारे में, साइबर अपराध से तात्पर्य उन आपराधिक गतिविधियों से है जो कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके की जाती है। इसमें हैकिंग, फिशिंग, पहचान की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर बुलिंग जैसे शामिल है। तो आज इनके बारे में थोड़ा समझते हैं, क्योंकि ये टर्म्स आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अब देखिए हैकिंग क्या होता है, हैकिंग ये होता है कि भाई आपको नहीं पता है, आपसे बिना पूछे आपके डेटा की चोरी करना, उसे ही हैकिंग बोला जाता है। तो डेटा चुराने या क्षति पहुंचाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या डिवाइस तक अनअधिकृत पहुंच मतलब अनऑथराइज्डली आपके डेटा तक पहुंचना, उसे ही हैकिंग कहा जाता है। अब मालवेयर, इसमें मेलवेयर एक दूसरा टर्म होता है। तो इसका क्या मतलब होता है, मेलवेयर होता है कि दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम जैसे वायरस, ट्रोजन, वॉर्म्स या रैंसमवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करवा देना किसी भी तरीके से, और फिर वो आपके डाटा की क्या है, लीक करता जा रहा है। जो हैकर्स है वो आपके डाटा तक आसानी से पहुंच रहे हैं, अनाधिकृत जो पहुंच होती है किसी और बंदे की आपके डेटा तक, उसे ही मेलवेयर बोला जाता है। फिर एक होता है फिशिंग। ये फिशिंग टर्म क्या होती है, फिशिंग होता है कि भाई इस तरीके से दिखाना कि मैं बिल्कुल आपका लीगल साथी हूँ, लीगल दोस्त हूँ, मतलब कंप्यूटर के टर्म में बोल रहा हूँ। कंप्यूटर के मैं समझिए कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत लीगल है, सही है, वो आपके कंप्यूटर में जैसे इंस्टॉल होगा तो वो आपके डेटा को चुराने लगेगा, चुरा चुरा के वो हैकर तक भेजने लगेगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक संचार में भरोसेमंद इकाई के रूप में स्वयं को प्रच्छेदन करके संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का
कपटपूर्ण प्रयास है, मतलब आपके घर में घुसकर आपकी पूरी जानकारी को गोपनीय तरीके से लेना। आपको ऐसा लगेगा मेरा घर का बंदा है, परंतु वो सारी क्या कर रहा है, आपकी जानकारी यहाँ से लेके दूसरे भाई को दे दे रहा है आपको, ठीक है। फिर है पहचान चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, जैसे जो आपकी आइडेंटिटी है वो बिल्कुल चुरा लेना, बायोमेट्रिक डेटा को चुराकर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पर्सनल आइडेंटिटीज है, पर्सनल जो भी थिंग्स है, पर्सनल डेटा है, वहां तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आइडेंटिटी थेफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक टर्म होता है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग का मतलब होता है पीछा करना, मतलब कंप्यूटर में आपकी जो गोपनीय जानकारी है इस तरीके से पता लगाना, आप मतलब वो आपका सारा डाटा ले लेंगे, फिर आपको परेशान करने के लिए या डराने के लिए, धमकाने के लिए उस डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक संचार का माध्यम है, किसी व्यक्ति को परेशान करने, डराने, धमकाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग करना। जैसे मान लीजिए स्टॉकिंग क्या होता है, जैसे एक बंदा है आसानी से अपने रास्ते काट जाता है और एक उसका पीछा करता है, उसकी पूरी जानकारी उठा रहा है, वो पीछे मुड़ के देखता है तो हाँ वो मेरे को क्या कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, वो मेरे को गोपनीय तरीके से मतलब कुछ ऐसे इंटेंशन की वजह से जिससे मुझे हार्म हो सकता है, इसकी वजह से वो मेरा पीछा कर रहा है, तो यही वाली चीज होती है वो, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। फिर ऑनलाइन घोटाले, ऑनलाइन स्कैम्स। ऑनलाइन स्कैम आप सभी जानते हैं, कुछ ना कुछ आपके आप में से कोई ना कोई इस ऑनलाइन स्कैम धोखाधड़ी का सामना हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ा होगा कि जनरली क्या होता है, लोगों के पैसे चुराने के लिए, उनके पैसे अपने अकाउंट में लाने के लिए इस तरीके के ऑनलाइन स्कैम किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, आपको डराया धमकाया जाता है। डराया धमकाया क्या जाएगा, मतलब स्कैम हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ तो एक स्कैम हो गया और आपका पैसा उनकी जेब में चला जाएगा। अब ये कैसे भी हो सकता है कि वो नकली बोले कि हम आपके बैंक से फोन कर रहे हैं, या फिर मैं आपका पड़ोस का रिश्तेदार बोल रहा हूँ कि भैया अब ये यहाँ फंस गया है, इसकी बस खराब हो गई है, आप थोड़े से पैसे मेरे अकाउंट में डाला दीजिए, तो ये सब ऑनलाइन स्कैम के अंदर ही आते हैं। फिर DDoS है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो इसमें यह है कि इस तरीके से अटैक किया जाता है कि आप जो सर्विस तक पहुंचना चाहते हैं वो उसके लिए आपको क्या करेगा, मना कर देगा कि नहीं, एरर 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 इस तरीके से आ जाएगा, आप उस सर्विस को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या सर्वर नेटवर्क या वेबसाइट पर कई सोर्सों से इस तरीके से ट्रैफिक को रोका जाता है कि जिससे आप उस जो फाइल तक पहुंचना चाहते हैं या उन डेटा तक एक्सेस करना चाहते हैं वहां वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं। फिर देखिए बोटनेट। बोटनेट क्या होता है, एक तरीके से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो क्या होता है, जो एक हैकर इस तरीके से डिजाइन करता है जो खुद ब खुद काम करता है, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सारे काम करेगा और हैकर तक अपनी सारी जानकारी भेजता रहेगा। तो आप क्या है, आप इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे बोटनेट में, ठीक है। रैंसमवेयर, तो रैंसमवेयर क्या है, जनरली क्या होता है, ये सामने वाले की फाइलों को क्या करता है, एनक्रिप्ट कर देता है ना। उसके बाद में अगर आपको उसको डिक्रिप्ट करवाना है तो आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे हैकर को। हैकर क्या बोलता है कि भैया हाँ, हैकर सबसे पहले आपके कंप्यूटर में घुसेगा, आपकी सारी फाइलों को क्या है एनक्रिप्ट कर देगा, कोड में बदल देगा। अब जब भी उस फाइल को खोलना चाहेंगे तो आप उस फाइल को नहीं खोल पाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, आपके पास एक मेल आएगा, आप उस मेल को देखेंगे तो उसमें ये लिखा रहेगा, अगर आप अपनी फाइलों को सबको वापस से डिक्रिप्ट कराना चाहते हैं तो इतने पैसे मुझे भेजिए, मतलब क्रिप्टो करेंसी भेजिए, डॉलर भेजिए, तो फिर उसके बाद में आपको कोड भेजूंगा, आप उस कोड को डालेंगे तो आपका सारा फाइल वापस से क्या होगा, डिक्रिप्ट हो जाएगी। जनरली क्या होगा, सामने वाले से पैसा लेने के लिए जैसे किडनैपिंग करी जाती थी, अब ये रैंसमवेयर, इलेक्ट्रॉनिक में रैंसमवेयर किडनैपिंग ये एक तरीके की, ठीक है। आपके डेटा की किडनैपिंग कर लेगी, अपने पास चुरा के रख लिया, कोड डाल दिया गया, अब उसको चाहिए आपको वापस से तो आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। अब क्रिप्टो जैकिंग क्या है, क्रिप्टो जैकिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से जो अनऑथराइज आपका जो कंप्यूटर है, मान लीजिए चालू है, इंटरनेट से कनेक्ट है, तो आपका कंप्यूटर क्या कर रहा है, माइनिंग करके दे रहा है, क्रिप्टो करेंसी बना के दे रहा है सामने वाले बंदे को। बिजली किसकी खर्च हो रही है, आपकी। नेट किसका खर्च हो रहा है, आपका। पर पैसा कौन कमा रहा है, वो सामने वाला बंदा, जिसमें आपको पता ही नहीं चलता कि आपके कंप्यूटर का मिसयूज हो रहा है, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी को माइनिंग करने के लिए कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर का अनाधिकृत उपयोग करना, है ना, आपसे बिना पूछे ही आपकी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जासूसी, साइबर जासूसी एस्पियोनेज के मतलब इंटरनेट पे बैठकर आपकी कुछ जासूसी करना, आपकी जांच पड़ताल करना कि आप किस समय क्या कर रहे हैं, वो सारी साइबर जासूसी में आती है। फिर अब यहाँ पे आ जाइए वेलिंग। वेलिंग क्या है, अ टाइप ऑफ फिशिंग ही है, ये भी एक तरीके का, जिसमें क्या होता है, जो वरिष्ठ प्रबंधक होते हैं, सीनियर मैनेजर होते हैं, कॉर्पोरेट अधिकारी होते हैं, उनकी क्या होता है, उनके व्यक्तिगत जो डाटा होता है उसको चुरा लिया जाता है और उनको ब्लैकमेल करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। जनरली वेलिंग क्या होगा, वेलिंग मतलब वेल, जो बड़े बड़े शार्क्स, बड़ी बड़ी मछलियां हैं समुद्र की, उनको टारगेट करना, मतलब जो एनवायरमेंट के बड़े बड़े जो लोग हैं उनको टारगेट करना, उसके लिए वेलिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जो बहुत पैसे वाले हैं उनको इंडिविजुअली मेंटली टॉर्चर करने के लिए या फिर उनसे पैसा उगाने के लिए ये वेलिंग टर्म इस्तेमाल आई है। तो वेल से आप ऐसे याद रख लें, समुद्र में सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है, वेल होती है, और वेल को टारगेट करने के लिए वेलिंग आ गया, मतलब अपने एनवायरमेंट में सबसे बड़े जो पैसे वाले धनी व्यक्ति होते हैं उनको टारगेट करने के लिए ये वेलिंग टर्म है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखें
स्मिशिंग भी क्या है, फिशिंग का ही एक टर्म है, जिसमें क्या होता है आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर या फिर आपके लैपटॉप पर एक मैसेज आएगा। आप उस मैसेज में लिखा होगा कि आपने इतने लाख रुपए जीतने, इतने करोड़ रुपए जीतने, और नीचे एक लिंक आएगा, इस लिंक पे क्लिक करें और अपने आप को रजिस्टर करके वो पैसा ले लें। तो ये एक तरीके की धोखाधड़ी वाला काम है जो ऑनलाइन किए जाते हैं। तो इसमें मैसेज के द्वारा ये किया जाता है ना, एसएमएस टेक्स्ट संदेश के माध्यम से किए गए फिशिंग प्रयास अक्सर उपयोगकर्ताओं को दुर्भावनापूर्ण लिंक पर क्लिक करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने के लिए निर्देशित करता है। तो ये क्या होगा, स्मिशिंग याद रख लें। इस एसएमएसिंग मतलब फिशिंग में एसएमएस जोड़ दो और एसएमएस जोड़ते ही स्मिशिंग हो जाएगा, ऐसे याद करना है, ठीक है। एसएमएस फिशिंग को स्मिशिंग कहा गया है, तो ये याद रख लें। इसमें एसएमएस आता है, फिर यहाँ पर आ जाता है विशिंग। विशिंग में क्या होता है, आपके पास में कॉल आएगा, वॉइस कॉल आएगा, ये धोखाधड़ी करने के लिए वो कॉल होते हैं। जनरली में ऐसे बोला जाता है कि आपने ये एक लॉटरी का अमाउंट जीता है, अगर आप ये लॉटरी का अमाउंट चाहते हैं या आपने एक वाउचर जीता है, इस वाउचर का पैसा चाहते हैं, तो इतने आप इस लिंक पे जाएं, यहाँ पर अपने रजिस्टर करें और जो भी मिनिमम फीस है वो पे कर दें। तो मिनिमम फीस पे करते ही आपके साथ में एक धोखाधड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए फार्मिंग। फार्मिंग क्या होता है, जनरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक होस्ट फाइल है, आप जनरली क्या करते हैं, गूगल डालते हैं, टाइप करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट आ जाती है। अब उनमें से किसी एक वेबसाइट पर आपने नीचे जाकर क्लिक कर दिया और आप उसको क्लिक करने के बाद आप देखते हैं कि भैया हाँ ये तो एसबीआई का प्रॉपर लिंक पेज है, वहां पे जाकर आप जैसे रजिस्टर करेंगे उसके बाद में आपका जो पूरा डाटा तो वहां चला जाएगा और उसके बाद आप कुछ कर भी नहीं पा रहे। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये डीएनएस सेटिंग या होस्ट फाइलों में इस तरीके से हेराफेरी करते हैं कि वो बिल्कुल ओरिजिनल लगती हैं, और आपकी डाटा चुराने के लिए वो उस तरीके की फाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वो ओरिजिनल फाइल ना होकर वो क्या होती है, एक नकली वेबसाइट होती है जहां पर वो आप फंस चुके हैं। तो इसको क्या बोला था, फार्मिंग बोला जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो साइबर अपराध संवेदनशील जानकारी चुराने या वित्तीय नुकसान पहुंचाने के लक्ष्य के साथ व्यक्ति, व्यवसायों या सरकारों को लक्षित करता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और इससे निपटने के लिए आपको सजग जागरूक रहना जरूरी है, आपको नॉलेजेबल होना जरूरी है। अब देखिए नेक्स्ट खबर यहाँ पे, इंडियाज रैपसीड आउटपुट हिट रिकॉर्ड हाई इन 2024। तो 2024 में इंडिया का जो रैपसीड का प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा है। और रैपसीड क्या होते हैं, ये ऑयल प्लांट्स होते हैं, है ना, ऑयल बीज होते हैं जिनमें से काफी ज्यादा मात्रा में आपको ऑयल मिलता है, चाहे ऑलिव ऑयल मान लीजिए या मस्टर्ड ऑयल मान लीजिए, ये सब रैपसीड के अंदर आते हैं। तो इंडिया का जो रैपसीड का प्रोडक्शन है ये काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा है, इसकी वजह से जो हमारा इम्पोर्ट है अब वो कम हो जाएगा, और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर भी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखो भारतीय रैपसीड उद्योग में पिछले साल की उत्पादन की तुलना में 7% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये 7% अच्छे से याद रखना है, बस कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, 7%, जो 2024 के उपज में 12.9 मिलियन मैट्रिक टन थी। उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि का मुख्य कारण फसल के लिए बड़े वृक्षारोपण क्षेत्र को माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति तेल आयात होने के नाते भारत इस विकास के कारण खाद्य तेल आयात में महत्वपूर्ण कटौती देख सकता है। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति तेल आयातक कौन सा देश है, भारत ही है ना। देश की वार्षिक खाद्य तेल आवश्यकता का लगभग 70% मुख्य रूप से आयात चैनलों के माध्यम से पूरा किया जाता है। तो वर्तमान में रकबे में 5% की वृद्धि देखी जा रही है, जो कि 10 मिलियन हेक्टेयर रैपसीड खेती के क्षेत्र के बराबर है। और बढ़ी हुई पैदावार फरवरी मार्च 2024 के महीने में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का भी सामना करना पड़ा था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे देश में अलग अलग प्रकार के मौसम होते हैं और कभी कभी बेमौसम बारिश हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, इसकी वजह से हमारी फसलों को मतलब तबाही भी होती है, खराब भी हो जाती है। और उसके बावजूद भी हमारे जो ऑयल प्रोडक्शन है उसमें काफी वृद्धि हुई है, 7%। तो ये अभूतपूर्व मतलब एक अच्छी बात कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। विच कंट्रीज होस्ट एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव ऑन मलेरिया एलिमिनेशन। मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं के सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश रहा, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश या सिंगापुर। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें, ठीक है। ये मलेरिया पे पूछा जा सकता है कि भैया इंडिया के क्या टारगेट्स है मलेरिया को लेकर। तो नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि मलेरिया पे एक रिपोर्ट लेकर आई जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, मलेरिया पे एक रिपोर्ट लेकर आई जाएगी। और हालांकि अभी मलेरिया उन्मूलन एशिया प्रांत नेताओं के सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था इनमें से, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए लेक्चर्स पसंद होते हैं तो लेक्चर्स को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब खुश रहें, अपना ध्यान रखें।